वाद के अंतर्गत वो है पृथ्वी और सूर्य का पौर्वापर्य विचार। अर्थात हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी और सूर्य इन दोनों का ही बड़ी भूमिका है सृष्टि क्रम में। दोनों के बिना ही हमारा जो सृष्टि क्रम है वो असंभव हो जाता है। और हमें जानना है कि पहले सूर्य हुआ या पृथ्वी हुई। और इसी क्रम में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो ग्रंथ का प्रणयन किया है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत ही आवश्यकता है। जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सार रूप में या निष्कर्ष रूप में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है। और इसीलिए जब तक हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, प्राचीन विद्वानों ने जो भी ग्रंथ को लिखा उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जो आवश्यकता समझी गई, कालांतर में वही हमारे द्वारा देखे जाने के योग्य है। तो पहले जो होता था कि पहले हमारे जो विद्वान थे वो पदार्थ शास्त्र को विज्ञान के रूप में व्याख्यायित करते थे कि भाई जो बाहरी जो पदार्थ है हम उसी को विज्ञान मानेंगे। लेकिन बाद में अनुभवात्मक जो विज्ञान है, अनुभवात्मक जो ज्ञान है, जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसको विज्ञान नहीं माना गया। और विज्ञान की पराकाष्ठा इस रूप में मानी गई कि हमारे ऋषियों ने जो अनुभव किया उसी को ग्रंथों में हम देख सकते हैं। और आचार्य शंकर ने कठोपनिषद के भाष्य में ज्ञान और विज्ञान को बड़े ही सुंदर रूप में व्याख्यायित किया है। शास्त्राचार्यादि भी पदार्थानाम अवबोध ज्ञानम तद अनुभवश्च विज्ञानम। तो जब तक हम उसका ज्ञान का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें विज्ञान हमारा पूर्ण नहीं होता। और गीता में भी कहा गया ज्ञानम सविज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, 9वें अध्याय में। तो पृथ्वी और सूर्य का पौर्वापर्य विचार के रूप में जहां तक मैंने अध्ययन किया है और समकालीन जो वैज्ञानिक मतों को भी अन्वेषण किया है उसमें यह देखा जा सकता है कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने 3 मतों को प्रस्तुत किया है कि पहले सूर्य हुआ अर्थात या पृथ्वी हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 8वां वाद अहोरात्र वाद है इसमें सबसे पहले जो प्रथम मत पर हम आते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्रजापतिस्तत्र आस तस्मात् पृथ्वी रसोग्रे अग्निरजायत प्राणः प्रजापत्य अभिदोग्र आसीत् तत्रान्विता तन महिमा भवत्वात्। कहते हैं कि सृष्टि के आदि में प्रजापति से पृथ्वी, तत्पश्चात अन्न और अग्नि की उत्पत्ति हुई। निर्माण प्रक्रिया में प्राण भी आदि में था जिसके पश्चात फिर वाक की उत्पत्ति हुई। प्रजापति ने इस पृथ्वी को जोत करके फिर अन्य अन्य वनस्पतियों को उत्पन्न किया। मानव तथा अन्य प्राणियों के ये जो वनस्पतियां लाभदायक हुई और इससे पूर्व वनस्पतियों का कोई भी अस्तित्व नहीं था। उसके बाद ये वनस्पतियां मानव के उपभोग के लिए योग्य हुई। आसीदियम वै पृथ्वी तदा काल वाली कृता नौषधिरत्र पृथिव्याम आसीत तदानीम न वनस्पतिर्वा प्रजापतिम भोक्तुमगा ततोग्नि। अर्थात वनस्पति पहले नहीं थी, कालांतर में बाद में पृथ्वी में वनस्पति का आविर्भाव हुआ। फिर प्रजापति ने अपनी महिमा से पृथ्वी, अग्नि, अन्न, वाक को उत्पन्न करके तत्पश्चात सूर्य की रचना की। तत्पश्चात वायु और फिर देव, पृथ्वी, बृहस्पति। अयम वायुरभूत तदित्थम पूर्वम पृथिव्यास ततो अभवद्यौ बृहस्पतेश्चाप्यदिते मतेयसौ पूर्वम पृथिव्यास ततो अभवद्यौ। इस प्रकार ये पहला मत हो गया। पहला मत यह प्रस्तुत करता है कि पृथ्वी पहले हुई और उसके पश्चात सूर्य हुआ। दूसरे मत पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि पहले सूर्य हुआ, तत्पश्चात पृथ्वी हुई और उसके पश्चात 3 प्रकार की अग्नियों का आविर्भाव हुआ, उत्तम, मध्यम और अधम। और इनमें भी जो उत्तम अग्नि थी उसको ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। परे ब्रुवंती पुरा अभवद्यौ ततः पृथिव्यमस्ति यस्त्रिधाग्नि तेषाम अभूत उत्तमतो अयम अग्निर्यो मध्यमो यः प्रथम प्रतीतः। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इस क्रम के अनुसार पृथ्वी बाद में हुई, ऐसा मानने वालों के लिए पृथ्वी सूर्य के पश्चात हुई। तृतीय मत पर जब हम आते हैं तो उसमें भौवन एक ऋषि हुए हैं। भौवन ऋषि का मानना है कि सूर्य और पृथ्वी की सृष्टि
की उत्पत्ति सृष्टि में दोनों की ही एक साथ हुई। देखिए, पहला मत ये मानता है कि पहले पृथ्वी हुई, दूसरा मत ये मानता है कि पहले सूर्य हुआ, और तृतीय मत ये मानता है कि सूर्य और पृथ्वी एक साथ हुए। जिस प्रकार गर्भ में शिशु के सभी अंग क्रमशः एक साथ शिशु का निर्माण होता है, स भुवन प्राह तु विश्वकर्मा द्यावा पृथिव्यो सहते अभूताम गर्भे यथा संभवती जंतो राशिर्षमापाद तलम सहैव। उनके अनुसार इन दोनों की उत्पत्ति साथ हुई। कालांतर में यदि कुछ लोगों ने माना कि पहले सूर्य हुआ या पृथ्वी बाद में हुई, इस मत में पृथ्वी और सूर्य की उत्पत्ति विद्वान लोग एक साथ मानते हैं। आगे मधुसूदन ओझा जी ने सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य की आरंभिक स्थिति के विषय में प्रारंभिक काल से लेकर के सौर मंडल में अनेक ग्रह, बृहद ग्रह के चारों ओर जो घूम रहे थे, सबसे पहले ओझा जी ने वर्णित किया है कि सबसे पहले हमारी सृष्टि में एक बड़ा सा ग्रह था, और जिसके चारों ओर अन्य अन्य जो ग्रह थे वो परिक्रमा कर रहे थे। यन मंडलम सौर मदोस्थितस्य ग्रह अनेके परितः क्रमन्ते पर्येति यो अंत्यो ग्रह एषु तावन मितः कदाचित रविकाय आसीत। अर्थात जो मुख्य ग्रह था वो रविकाय था, वो बहुत बड़ा था और अनेक प्रकार की ऊर्जा से युक्त था। ज्योति से युक्त यह रवि जब अद्भुत गति से घूम रहा था तो इसमें अनेक छोटे छोटे ग्रह अलग हुए। अनेक ग्रहों के अलग हो जाने के बाद सूर्य में उन ग्रहों में आत्मभाव होकर घूमने की क्षमता थी, अर्थात वे ग्रह अलग होकर के परिक्रमा करने लगे मुख्य ग्रह की। छोटे छोटे होने के कारण इनमें ज्योति भी क्रम से प्रदीप्त होती थी। अल्पाल्प मात्रत्व वशादमीशाम ज्योति क्रमात् भासमगात् ग्रहाणाम आत्यंतिकाग्नि क्षयतस्तु चंद्रादय क्रमात् यान्ति विनाशमन्ते। तो इस प्रकार प्रारंभिक स्थिति का वर्णन ओझा जी ने बड़ी सुंदर तरीके से किया है कि पहले एक मुख्य ग्रह था और चारों ओर उसके जो अन्य अन्य ग्रह थे छोटे छोटे, वो उसकी परिक्रमा कर रहे थे और दोनों में इनमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने की क्षमता थी। उसके पश्चात ओझा जी ने अपने ग्रंथ में 34 कारिकाओं में जब हम आगे चलते हैं तो यह पाया जाता है कि उन्होंने 4 ग्रहों का प्रतिपादन किया है। वो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में 4 ग्रह थे, केतु, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। अथे तरे अर्वांच इमे त्वदानीं पश्यन्ति केचित् पुनरन्यथैव केतुश्च सूर्यश्च महिश्च चंद्र। अर्थात केतु, सूर्य, मही, पृथ्वी और चंद्र क्रमेण 4 इमे भवन्ति। 22वीं कारिका में ये बताया गया है। प्रारंभ में अग्नि तत्व ने इस सोम में प्रवेश किया और फिर एक जलता हुआ पिंड इसकी नाभि में स्थापित किया। तो जो ये केतु था, केतु जो प्रथम ग्रह माना गया है, ये भी ज्वालामय माना गया है और फिर अग्नि से इस पिंड ने सूर्य का रूप धारण किया और फिर ये सभी अन्य पिंड उस केतु से उत्पन्न हुए। ज्वालामय पूर्व बहुभूत सकेतुर ज्वाला सकृत्स्नाम क्रमशः प्रगृह्य पिंडात्मतां याति यभाति सूर्य सर्वे अपि केतु प्रभवा ही सूर्य। तो सूर्य जब अग्नि से युक्त था, अनेक भीषण ऊर्जा से युक्त था, बाद में इसने क्षार को धारण किया। क्षार के आने के पश्चात इसमें थोड़ा शीतलता आई और अपने को संकुचित करते हुए इसने अन्य पदार्थों को भी उत्पन्न किया। तो इस प्रकार आगे हम चलते हैं तो इसके पश्चात पृथ्वी से जो भी अग्नि थी वह क्रम से क्षय को प्राप्त हो गई और पृथ्वी धीरे धीरे अपने जो इस रूप में आज हम पृथ्वी को देखते हैं वो इस रूप में नहीं थी। पहले यह पृथ्वी का स्वरूप ही अलग था। धीरे धीरे कहते हैं कि विधाता का जो एक नियम होता है, धीरे धीरे जब इसमें अलग अलग शीतलता आई और फिर अनेक प्रकार की बारिश हुई, अम्लीय वर्षा हुई, तब हमारी पृथ्वी जीवन संभव हुआ। आज हम जो लोग पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग पृथ्वी पर रहने के लिए योग्य नहीं थे। तो इसमें जब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के विषय में जो मैंने अध्ययन किया है उसमें यह पाया गया कि पृथ्वी के स्वरूप को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो समकालीन विज्ञान मानता है कि आज से 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ब्रह्मांड में कहीं पे तो अंधेरा था और कहीं पे रोशनी थी, कहीं गर्मी थी और कहीं सर्दी थी। बाद में
क्रम से फिर क्या हुआ कि एक बिंदु के समान होने के पश्चात भौतिक विज्ञान के सारे नियम उस समय ब्रह्मांड पर लागू नहीं होते थे। तो अचानक क्या हुआ कि जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से भी, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने दिया है, एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की रचना का प्रारंभ हुआ। सूर्य का निर्माण, उन्हीं में से एक खास ग्रह पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, सूर्य में जो एक विस्फोट हुआ, तो सूर्य से निश्चित दूरी पर जो पृथ्वी थी उस समय, तो पृथ्वी का जो स्वरूप है, अब इसके विषय में बता रहे हैं कि जमीन पूर्णतः लावा से ढकी हुई थी, वायुमंडल, वातावरण उस समय कुछ भी नहीं था। उसके बाद बहुत सालों तक ऐसा ही रहा और 4.5 साढ़े 4 अरब साल पहले पृथ्वी में मंगल जैसा, जिसका नाम एक ग्रह था मंगल जैसा, जिसका नाम छिया ग्रह था और इसकी गति थी 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस छिया नामक ग्रह की गति थी और ये ग्रह आकर के पृथ्वी से टकरा गया, जो पृथ्वी उस समय बहुत गर्म थी, और इसी के टकराव के मलबे से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गई हमारी धरती, और मौसम में बदलाव हो गया। यदि ये घटना नहीं होती, यदि ये छिया नामक ग्रह पृथ्वी से न टकराया होता, तो जीवन की संभाव्यता हमें प्राप्त नहीं होती और ना ही मौसम की कल्पना हम कर सकते थे। फिर पृथ्वी में तापमान, इसके तापमान में धीरे धीरे कमी आई, पर हर जगह लावा, और धीरे धीरे पृथ्वी अनेक वर्षों के बाद ठंडी हुई और इसकी सतह क्या हुई, वो ठोस बन गई। उस समय नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें बहुत मात्रा में पृथ्वी में विद्यमान थी, और उस समय ऑक्सीजन वगैरह का तो नाम भी नहीं था। फिर भी जीवन लायक आवश्यक चीजें, जो खनिज वगैरह इत्यादि होते हैं, प्रोटीन इत्यादि होते हैं, वो कहीं भी उपस्थित नहीं थे। धीरे धीरे समय बीता और उसके 50 करोड़ साल के बाद स्टीरॉयड और छोटे पिंडों की बारिश पृथ्वी पर हुई, और ये बारिश कई साल तक चली, और इस बारिश में बर्फ के टुकड़े भी आए और जो बाद में पिघल गए, जिससे पृथ्वी पर पानी की मात्रा उपस्थित हो गई। और जब स्टीरॉयड की वर्षा हुई तो इसमें खनिज, अमीनो अम्ल और प्रोटीन भी उपस्थित थे, तो पृथ्वी पर इनकी भी उपस्थिति हो गई। उस समय जो छोटे छोटे द्वीप थे, फिर धरती में मूवमेंट हुआ और सभी द्वीप आपस में जुड़ गए और सुपर कंटिनेंट बन गए। दो भागों में बंटने पर लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगा। इसी ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी पर भारी बारिश हुई, जिससे पृथ्वी पर CO2 भारी मात्रा में उपस्थित हो गई और पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होने लगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों के रूप में जमा हो गई और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपस्थित हो गई, और बाद में फिर इसके बाद आइस एज आता है, जो बर्फ की एज हुई। और समय बीतने पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई और बर्फ पिघलने लगी, तो धीरे धीरे बर्फ और पानी की उपस्थिति पृथ्वी के ऊपर हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टीरॉयड द्वारा जो लाए गए खनिज और अमीनो अम्ल थे, उनके कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई और ऑक्सीजन भी उपस्थित हो गई, खनिज भी उपस्थित हो गए, अम्ल भी उपस्थित हो गए, प्रोटीन भी उपस्थित हो गया, और धीरे धीरे जीवन जीने के लायक, जो प्राणियों के जीवन जीने के लायक जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हो गए। और सबसे पहले यहाँ पर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे यहाँ पर अनेक जो प्राणधारी थे, उनका धीरे धीरे क्रमशः विस्तार हुआ। बाद में ऑक्सीजन की मात्रा जो कि प्राणियों के लिए आवश्यक थी, उसका आविर्भाव यहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार पृथ्वी की संरचना, आरंभिक संरचना को देखने के बाद एक 2012 में एक शोध हुआ था, उसके विषय में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि उसमें शोध में ये माना गया कि पृथ्वी और सूर्य, इन दोनों का जो स्वरूप है, इन दोनों की जो संरचना है, वो दोनों की अलग अलग है। क्योंकि सूर्य को हम क्या मानते हैं कि आग का गोला है, और सूर्य भीषण अग्नि से तपता रहता है। और उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में शोध हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया के शोध वैज्ञानिकों ने माना है कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना सूर्य की रासायनिक संरचना से बिल्कुल भिन्न है। पृथ्वी की वर्तमान संरचना को कॉन्ड्राइटिक कंपोजिशन अर्थात पथरीली संरचना का नाम दिया गया है, जो सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। पृथ्वी का 90% से भी अधिक भाग क्रिस्टलीय सिलिकेट से बना हुआ है, जो लोहे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का मिश्रण है। पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं बात।
यद्यपि पृथ्वी की सतह ठोस चट्टानों वाली हमें प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह अनेक प्रकार की परतों से युक्त है और प्रत्येक परत अनेक प्रकार की धातुओं से बनी हुई है। तो पृथ्वी की यह संरचना सूर्य की भांति लिजलिजापन नहीं रखती, अर्थात सूर्य का संरचना अलग हो गई और पृथ्वी की संरचना अलग हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक भी कुछ यह मानते हैं कि उत्पत्ति के बाद से पृथ्वी की संरचना लगातार परिवर्तित होती रही है और इसकी आंतरिक संरचना में भी अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। पृथ्वी की स्थिति के विषय में आर्यभट्ट का सिद्धांत भी काफी मान्य है, जिसके अनुसार पृथ्वी आकाश में बिना किसी आधार के टिकी हुई है और अपनी धुरी का चक्कर लगा रही है, जिससे दिन रात का यह क्रम चल रहा है। और इसी तर्क को खगोल वैज्ञानिक वराहमिहिर इत्यादि आदि ने भी माना, जिस प्रकार चारों ओर चुंबक से घिरा हुआ लोहा बीच में ही टिक जाता है, उसी बल के कारण उसी प्रकार पंच महाभूतों से युक्त यह पृथ्वी आकाश में टिकी हुई है। और बाद में अनेक यूरोपियन जो विद्वान थे उन्होंने भी इस मत को माना। तो देखने में आता है कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने अपने ग्रंथ में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही है, उसको देखने पर हमें पता लगता है कि जो प्रथम मत जो ये कहता है कि पृथ्वी का आविर्भाव पहले हुआ और वो सूर्य से अलग है, सौरमंडल में माना जाता है कि पृथ्वी सौरमंडल का ही एक ग्रह है, लेकिन पहले मत में यह माना गया कि पृथ्वी सूर्य से पहले हुई। और यहाँ पर 2012 में ऑस्ट्रेलियाई शोध वैज्ञानिकों ने जो शोध किया उसमें भी यह माना गया कि पृथ्वी का आविर्भाव पहले हुआ और पृथ्वी की संरचना सूर्य से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हमें ब्रह्म विज्ञान शास्त्र को, अहोरात्रवाद को और भी ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की, पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। और मैं अपने शोध को, अपने वक्तव्य में मैं श्री आद्यदत्त ठाकुर जी जो कि संपादक हैं ग्रंथ के, मैं उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता उन्होंने किस तरीके से बताई है। यदि विज्ञानाभिरुचयो विद्वांस सावधानमिमं ग्रंथम आलोच्य, आलोचना की भी बात की है, यदि गुण ग्रहण स्वभावतया गुणानस्य गृह्णीयु उत्साहं च वर्धयेयु तर्हि प्रकरणांतर भूतानि ग्रंथांतराण्यपि ग्रंथमालायाम अस्याम समुपस्थापयेयम् अनुग्रहणातु जगदीश्वरो विस्मृत वैदिक विज्ञानम भारतवर्षम पुनर्वेदार्थ प्रदानेनेति भूयो भूय संप्रार्थ्य विरमति विस्तर भयेति।